तो चलो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, एंड वी हैव डिस्कस कि भाई देयर आर 2 स्टेप्स टू फॉलो इन मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप नंबर 1, जब भी किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना होता है तो द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट डेरिवेटिव हैज टू बी इक्वेटेड टू 0, तो dy बाई dx को 0 कर देते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि जब हमको dy बाई dx 0 किया तो वहां से x की 1 2 3 4 जितनी वैल्यूज हो सकती हैं वो मिलेंगी। अब उन वैल्यूज को लेकर के एक स्टेप तो है कि हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दें और उनमें देख लें कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। दूसरा है कि हम डबल डेरिवेटिव्स निकालें और डबल डेरिवेटिव देखें, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी फॉलो। और इसके हमने एक दो रिजल्ट्स भी पढ़े थे। पहला रिजल्ट क्या था? पहला रिजल्ट ये था कि अगर सम ऑफ द नंबर्स इज गिवन देन प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन नंबर्स आर इक्वल। और दूसरा रिजल्ट क्या था? इफ प्रोडक्ट इज गिवन देन द सम ऑफ नंबर्स विल बी मिनिमम व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। है ना, ये दो बेसिक रिजल्ट्स हमने देख लिए थे। अब कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं इससे रिलेटेड, देन वी विल मूव अहेड टू द इंटीग्रेशन पार्ट। है ना, सो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन लिखो, राइट एज a particle is moving along x-axis and its position varies with time as x equals to 4t square minus 12t plus 4. Find out the minimum value of its x location the particle will reach. So you have this question, start with it. क्या दिया है हमें? पोजीशन दिया है, x दिया है, और हमको क्या निकालना है? मिनिमम लोकेशन ऑफ x निकालना है। मतलब इसकी x की मिनिमम वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन को 0 करते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज निकालते हैं और फिर उसके बाद हम डबल डिफरेंशिएशन चेक करके एंड देन वी गो अहेड। तो ट्राई आउट द सिचुएशन एंड टेल मी द आंसर फास्ट। तो 4 आ रहा है। चलो देखते हैं। x इज इक्वल टू इतना है, इसका डिफरेंशिएशन करो, dx बाई डी टी कितना आएगा बेटा? 8t माइनस 12, और इसको अपने को करना है 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई बेटा? 12/8 विच इज इक्वल टू 3/2। तो t इक्वल्स टू 3/2 आया। अब इसके बाद अगर हम डबल डेरिवेटिव्स निकालते हैं चेक करने के लिए, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 8 विच इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या डिनोट करता है? मिनिमा। इसका मतलब 3/2 पर जो वैल्यू होगी वो मिनिमम। वैसे भी अगर हम लॉजिक से बात करें
तो मिनिमम पूछा गया है और एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू क्या दे रही होगी, मिनिमम। बट चलो हमने कैलकुलेट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 3/2 को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करो जरा 3/2। x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3/2 प्लस 4। दिस विल बी द आंसर। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ x है। तो बताओ कितना आएगा बेटा, ये 4 इंटू ये आ गया 9/4 माइनस ये हो गया 6 इंटू 3 18 और प्लस 4। तो ये कितना हो गया बेटा, ये 9 माइनस 18 प्लस 4 दैट इज -5। 4 कैसे आया बेटा सरगम? तो फर्स्ट स्टेप में मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा था, अच्छा 14 40 लिख दिया माइनस था। 12 लिख दिया था, अच्छा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। The charge on a body, the charge accumulated on a body varies with time as Q is equal to 4t minus 6t square plus 8. Calculate maximum amount of charge accumulated on the body. Q is equal to 4t minus 6t square plus 8. Q की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली वंस अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बताओ बेटा। डी क्यू बाई डी टी कितना आएगा, 4 माइनस 12t। इसको करना है अपने को 0, तो यहां से 12t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू आ गया 1/3। तो t इक्वल टू 1/3 पे हमको चेक करना है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आएगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 12। ये वैल्यू आई नेगेटिव, नेगेटिव क्या डिनोट करता है, मैक्सिमा। तो t इक्वल्स टू 1/3 पर क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमा मिलेगा। अब ये वैल्यू 1/3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। q इज इक्वल टू कितना आया, 4 इंटू 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 8। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4/3 माइनस ये हो गया 2/3 और प्लस 8। तो ये हो गया 2/3 प्लस 8 मतलब कितना हो गया, 26/3 यूनिट। यही आया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The particle is moving along a curve represented by
इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 if at any instant the velocity of particle along x-axis is 4 meter per second, what is the net speed of particle at that instant? अब धीरे धीरे हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में जाते जा रहे हैं और हम नॉर्मल फिजिक्स प्रॉब्लम्स को यहां पर लेकर के आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या दिया है, एक पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में चल रहा है और इस इक्वेशन वाले कर्व पे चल रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये है, इस इक्वेशन को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ बेटा, सर्कल। हाँ, सो दिस इज अ सर्कल इक्वेशन, मतलब पार्टिकल किस में चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द नेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, है ना। तो अब जरा एक बार अगर हम यहां पर देखें तो आई विल से इट एज, यहां पर क्या होगा भाई, आई विल से इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन हमको दी हुई है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है बेटा, अब तक तो आप समझ चुके होंगे वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर अगर हम डिफरेंशिएशन करें इस इक्वेशन का तो बताओ क्या मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन, 2x dx by dt मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y dy by dt and that should be equal to 0। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहां पे ये जो dx by dt है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और ये जो dy by dt है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो ऑब्वियसली अगर x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये होगा, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये होगा, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ पता है आपको। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। ये vx है, ये vy है, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कैन आई से इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा कोई वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट, या फिर इसको नहीं पता है तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, इतना चीज क्लियर है क्या। भाई देखो ये vx है, ये vy है, बेसिक वेक्टर्स तो आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे ना बेटा, तो ये vy है, ये vx है। अब इसको हम यहां रखें चाहे यहां रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही तो हम वेक्टर को यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया बेटा, मान लो इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया vy और आपके लिए रिजल्टेंट ये है, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा बताओ। अब तो समझ में आ गया होगा, ये क्या बन रहा है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये vx है और ये vy है तो बताओ ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, मतलब रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज समझ में आया।
यहां पर अब हमको Vx और Vy मिल जाए तो हम ये रिजल्टेंट स्पीड निकाल सकते हैं। तो बताओ Vx और Vy में क्या रिलेशन है? ये dx बाई dt मेरे लिए क्या हो गया? Vx वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और dy बाई dt क्या हो गया? Vy दैट इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो Vx इंटू 2x इज इक्वल टू माइनस Vy इंटू 2y, यही होगा ना? यहां से 2 से 2 उड़ा दो तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेटा? Vy इज इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन वाई Vx। यहां तक हम पहुंच गए। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है बताओ? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? क्या हमें नेट स्पीड निकालना है, मतलब रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर निकालना है कि नहीं निकालना है? एक बार इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, I'll say it as V net is equal to root over Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कितना हो गया? रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy की वैल्यू क्या आई थी? माइनस ऑफ x अपॉन वाई इंटू Vx, यही आई थी ना बेटा? और इसका स्क्वायर। तो बताओ ये वैल्यू कितना आएगा? दिस वैल्यू विल बी रूट ओवर Vx स्क्वायर, कॉमन ले लो, यहां बाहर ले लो तो Vx आ गया। ये कितना बचेगा बेटा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? Vx रूट ओवर, ऊपर ले जाओ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। व्हाट इज दिस वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आपको पहले दिया हुआ है क्या? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना दिया हुआ था? 8। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। तो कितना आ जाएगा बेटा? Vx बाई वाई इंटू 8, दैट इज द नेट स्पीड। है ना? अब हमको Vx पे रूट नहीं लगना, सॉरी रूट, है ना? रूट 8 की वैल्यू अब 2√2 हो गई। Vx की वैल्यू अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया हुआ है Vx की वैल्यू। क्वेश्चन क्या दिया? एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज हाउ मच? कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो Vx की जो वैल्यू है वो कितना है हमारे लिए? 4 मीटर पर सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, कितना आ जाएगा? V नेट इज इक्वल टू 4√8 अपॉन वाई। ऑब्वियसली किस में होगा? मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके की सिचुएशंस है। अब ये प्रॉब्लम जो अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब तब कॉन्सेप्ट्स भी हमारे लिए एड ऑन होंगे, तो फिर हमको इन चीजों को अप्लाई कर। तो आप देखो डिफरेंशिएशन को कैसे कैसी प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हो। हर जगह पर आपको यूज जो पड़ेगा वो डिफरेंशिएशन का ही पड़ेगा। तो यहां पर भी अगर आप देखो इस प्रॉब्लम में, ऑल्दो इट इज अ लेंथी प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम में भी हुआ क्या है? अल्टीमेटली आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का इस्तेमाल किया, बाकी पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा मैथमेटिक्स। दैट इज कोऑर्डिनेट भी आपने अप्लाई कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 क्या है? सर्कल है। ये बेसिकली क्या है? सर्कल पे पार्टिकल मूव कर रहा है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। फिर आपने डिफरेंशिएशन भी यूज किया। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको और प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस हो सकता है कीजिए। आई हैव गिवन यू सो मेनी क्वेश्चंस। कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि यू हैव टू डू फर्स्ट टू 25 क्वेश्चंस। याद है आपको? क्वेश्चंस करे थे बेटा? यस सर। तो
उनको कर लीजिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कीजिए। इस वीक भी मैं आपका एक डिस्कशन क्लास रखूंगा ऑन संडे, है ना, तो उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं उन सब का डिस्कशन होगा, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने सीख लिया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा अच्छा, हमने क्या क्या सीख लिया है बेटा? वी हैव लर्न हाउ टू डू द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, चेन रूल क्या होता है, फिर मैक्सिमा मिनिमा में डिफरेंशिएशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन या मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ये सारे डिस्कशंस हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास नया जो सिचुएशन बनता है कि कैलकुलस में और क्या क्या सीखना है, तो उसमें सेकेंड पार्ट आता है इंटीग्रेशन। So let us understand the second form of calculus, that is integration. ठीक है, नोट कर लिया बेटा? चलिए सर। डन? यस सर। Let us move ahead to the next situation, integration. सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा फिजिकल एप्लीकेशन और लॉजिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे। सो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर बात करें तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है इसका? सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई भी फंक्शन है, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ऑब्वियसली उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं वो वैल्यू हमें जी ऑफ एक्स मिला। तो अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तो अगर हम जी एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो वापस से एफ एक्स मिल जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये प्लस सी क्या है? सो ये सी एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट इसलिए हम इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं कि कोई भी डिफरेंशिएशन होता है उसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जीरो। मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन करते टाइम हम कांस्टेंट टर्म हटा देते हैं, तो इंटीग्रेशन करते टाइम क्या होगा? कांस्टेंट टर्म ऐड होगा। सो इसलिए हर एक इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। सो प्रोसेस वाइज अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि हमने डिफरेंशिएशन फॉर्मूले पढ़े थे, सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या होता है बेटा? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही होता है ना। अब अगर हम एन एक्स एन माइनस वन को इंटीग्रेट कर दें तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा? वापस से हमको x टू द पावर n मिल जाएगा। मतलब अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन dx, देन वी विल गेट इट एज x टू द पावर n, बट प्लस c तो हमको लिखना ही पड़ेगा, कांस्टेंट तो ऐड होगा ही होगा। सो इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट टर्म ऐड होता है, डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट टर्म माइनस होता है, हटता है।
सो पहला चीज मैथमेटिकली वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें कोई एक्स वैल्यू मिलती है, अगर हम उस एक्स वैल्यू को वापस से इंटीग्रेट कर दें तो हमें फिर से जो पहला वैल्यू था वही मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो प्रोसेस वाइज क्या है? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप तुरंत बोलोगे सर cos x होता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस c प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट तो ऐड करना ही करना है इफ इट इज अ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो भी फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट किया गया था उसमें कांस्टेंट था कि नहीं था। सो इसलिए इंटीग्रेशन प्रोसेस में हमेशा एक कांस्टेंट ऐड होता है। हो सकता है उस कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी आ जाए, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन प्रोसेस वाइज हम क्या कहेंगे कि अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में एक कांस्टेंट हमेशा ऐड होगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक प्रोसेस। हमें समझ में आ गया डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेसेस, पहला चीज। सेकेंड थिंग, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं ऑपरेटर्स। तो इंटीग्रेशन के साथ आप देख रहे होगे हम dx या dy लगाई रहे, तो इंटीग्रेशन dx, दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ऑपरेटर। और ये हमको बताता है कि हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे हम डी बाई डी एक्स लिखते थे तो हम क्या बोलते थे उसको? डेरिवेटिव ऑपरेटर बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो डी बाई डी एक्स क्या बताता था कि हमको किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है तो वो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। सेम वे जब हम इंटीग्रेशन डीएक्स लिखते हैं तो ये हमको बताता है कि हमें किसी भी टर्म को अगर इंटीग्रेट करना है तो वो किसके टर्म में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर इंटीग्रेशन डीएक्स लिखा है। मान लो अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन डी वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको उसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में। इफ आई राइट इट एज इंटीग्रेशन dt, इसका मतलब क्या हुआ? हमको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो वंस अगेन ये जो सिचुएशन है, यहां पर इंटीग्रेशन ऑपरेटर आपको बेसिकली ये बताता है कि जो भी इंटीग्रेशन प्रोसेस आपको कैरी आउट करनी है वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैरी आउट करनी है। तो इंटीग्रेटिव ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ऑपरेटर देख करके, क्योंकि हमें पता है जैसे डिफरेंशिएशन में अगर x का डिफरेंशिएशन दिया हो और आप चेक करो कि मतलब x का डिफरेंशिएशन करना है और फंक्शन हमको y का दिया हुआ है, तो क्या आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर पाते थे? वहां पर नहीं कर पाते थे। आपको क्या करना पड़ता था? आपको वहां पर फिर से चेन रूल लगाना पड़ता था, है ना। तो ऐसे ही अगर मान लो फंक्शन y का है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के टर्म्स में, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? फिर हमको यहां पर जो ऑपरेटर है वो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे अगर ऑपरेटर डिफरेंट वेरिएबल का है और फंक्शन डिफरेंट वेरिएबल का है। ठीक है, उसके लिए फिर अलग अलग प्रोसेसेस हैं, वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा थिंग, पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है? इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकेंड थिंग, ऑपरेटर हमें बताता है कि हमको जो इंटीग्रेट करना है वो किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहो तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो बाय चेन रूल। आप चेन रूल लगा करके कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन हो आप उसको डिफरेंशिएट कर लोगे, लेकिन not all the functions can be integrated. So integration is a slightly typical process as compared to differentiation. Differentiation हर किसी फंक्शन का हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन हर किसी फंक्शन का नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन के लिए हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म को ही देखना पड़ेगा या फिर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सारे फंक्शंस को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो बी इट वेरी क्लियर कि आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस में जितना हो सके सिंपल फॉर्म में ला करके ही इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करनी है। किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम इंटीग्रेशन
नहीं कर सकते, हमको सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? फिर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। अच्छा, तुम लोगों की स्कूल की पढ़ाई शुरू हो गई है? नहीं हुई? स्कूल में तो अभी क्या चल रहा है तुम्हारा? स्कोर्स, रिजल्ट्स का क्या क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? सर माइनर स्टार्ट। फिर से माइनर स्टार्ट करेंगे? नो सर, मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास मतलब स्कूल स्टार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी उन्होंने रिजल्ट्स के बारे में आपको कुछ बोला है? नो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर ही बना रहे हैं, बट आई डोंट नो। बेटा ये स्लाइड कर नोट कर लिया था? चलो, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। Not all functions can be integrated. अब आते हैं चौथे फॉर्म पे, चौथा पॉइंट कि इंटीग्रेशन एज इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। फिजिकल मीनिंग। देखो, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है ना, अब हम समझ रहे हैं। जैसे ग्राफ में हम बात करते थे, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या था? मान लो ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व में अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते थे, मान लो ये y है, ये x एक्सिस है, और मैं आपसे बोलता था dy बाई डी एक्स बताओ, तो dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या बताता था बेटा? अब मैं कहता था कि भाई जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उस फंक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहां से मान लो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, है ना, तो ये जो टेंजेंट है इसका थीटा जो एंगल बना, ये टेन थीटा क्या होता था? दैट वैल्यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। मतलब बेसिकली जो डिफरेंशिएशन होता था दैट यूज टू टेल अस अबाउट स्लोप ऑफ कर्व। लास्ट क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। हाँ हाँ बेटा। मेरे को एक इसमें चीज नहीं समझ आई कि जब आप टैंजेंट बना लेते हो तो उससे वो थीटा एंगल कैसे बनता है? बेटा ये टेंजेंट जो है ये कहीं ना कहीं आप चाहो, देखो क्या करते हो बेटा, बेसिकली जैसे ये टेंजेंट है ना। अब आप किसी भी एक लाइन की अगर हम बात करते हैं तो लाइन इज नॉट लिमिटेड टू अ स्मॉल रीजन। बेसिकली हम चाहते हैं मैथमेटिक्स में तो उसको इनफाइनाइट रेंज तक फैला सकते हैं। तो इस लाइन को हम पीछे भी ले जा सकते हैं, इस लाइन को हम आगे भी ले जा सकते हैं। तो अगर हम इसको पीछे लेकर के जाएं तो मान लो जैसे ये लाइन था, इसको अगर हम पीछे और ले जाते हैं, आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग अ सर्टेन एंगल। ये जो एंगल है यही थीटा है, ठीक है। और हम इसको एक्सटेंड ना करके हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इसके अगर हमने एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दी यहां पर, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है? तो ये टेंजेंट जो एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी वही एंगल इस पैरेलल लाइन के साथ बनाएगी, या जो एंगल इस पैरेलल लाइन के साथ बनाएगी वही एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी।
हमें मतलब किससे होता है, एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस से मतलब होता है स्लोप के लिए। तो इसलिए हम इस एंगल को लेते हैं, दैट इज दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो टेंजेंट का जो एंगल बनता है उस एंगल के बेसिस पे हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब जब हमको स्लोप पता चल गया, मान लो अगर हमको अब इंटीग्रेशन प्रोसेस की बात करनी हो, तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, आइसेट फिर से हम एक कर्व ले लेते हैं, ये हमारे लिए वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस हो गया, और यहां पर हमने एक कर्व लिया और इस कर्व को लेट अस से हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ कर्व फॉर अस। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई कर्व देखते हैं तो उस कर्व में हमेशा छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो जैसे छोटे एलिमेंट्स लेने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने यहां से ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना, और ये लाइन ड्रॉ करी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने अगर कहा कि आप यहां से कोऑर्डिनेट अगर देख रहे हो, तो ये वैल्यू हुआ लेट अस से फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 जो फर्स्ट लाइन है, और सेकेंड लाइन के लिए ये कोऑर्डिनेट हुआ x2। तो बताओ इस लाइन का जो थिकनेस हुआ वो बेसिकली क्या हुआ बेटा, कैन आई से द थिकनेस ऑफ दिस लाइन इज बेसिकली, ये वैल्यू कितना होगा बेटा, दैट विल बी डेल्टा एक्स, हम इसको बोल सकते हैं, इट विल बी व्हाट, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा बेटा, यस और नो? यस सर। अच्छा, ये जो चीज है ये काउंटेबल चीज है, अभी हम इसको मेजर कर सकते हैं, हमें पता है अगर हम स्केल निकाल लें और मेजर करने लगे तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं कि भैया ये 2 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम कहें कि ये वैल्यू इतना स्मॉल है कि हम इसको मेजर ना कर पाए, मतलब दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, सपोज ये वैल्यू है 0.00000000001 mm, अब इतने जीरो तो मैंने गिने भी नहीं थे। तो इतनी छोटी वैल्यू के लिए अगर आपको बोला जाए, तो जब ये स्मॉल वैल्यूज होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, आपको याद है मैंने आपको बताया भी था जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेल्टा से ना रिप्रेजेंट करके फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डीएक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। हाँ जी। तो ये जो वैल्यू है, अगर मैं कहूं कि ये चेंज बहुत स्मॉल है तो ये वैल्यू dx हो जाएगा, सो दिस वैल्यू विल बिकम dx। ठीक है। अब वाई वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखो वैसे अगर हम इस फंक्शन की बात करें, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे लिए कहना इसे, ये वैल्यू y1 है और ये y2 है, x1 पे y1 है, x2 पर y2 है। आपको इस ग्राफ में क्या नजर आ रहा है कि y1 और y2 अलग अलग हैं या सेम है? टेल मी भाई। Obviously they are different, but there is a very 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 small difference between these two, है कि नहीं? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग सेम दिख रहे हैं ना। अगर मैं नॉर्मली लेमेन्स लैंग्वेज में बात करूं, कोई मैथ्स का स्टूडेंट ना हो, अगर उससे पूछूं कि बताओ y1 y2 सेम है या डिफरेंट है, तो वो क्या कहेगा, वो तो कहेगा भैया लाइन तो हमें बराबर ही दिख रही, यही बोलेगा ना। लेकिन एक्चुअल में एज अ साइंस स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, नहीं y1 इज डिफरेंट, y2 इज डिफरेंट, हो सकता है y2 इज स्लाइटली ग्रेटर देन y1 या स्लाइटली लेस देन y1, बट दैट वैल्यू इज वेरी स्मॉल। ठीक है। तो जब हम यहां पर ये कहते हैं कि अभी हमने जब एक दिखने वाला अमाउंट दैट इज 1 mm या 2 mm या 3 mm वैल्यू ली, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि y1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y2। और अगर मैं कहूं कि मान लो इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उस कंडीशन में तो y1 इज इक्वल टू y2 हो ही जाएगा। मान लो अगर मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ करूं, एंड दैट लाइन इज ड्रॉन समवेयर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से जस्ट बहुत पास से, इधर से, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ
ये दोनों लाइंस में कितना डिफरेंस है, तो क्या आप इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? इन दोनों लाइंस की हाइट में क्या डिफरेंस है? जो पिंक लाइन है और येलो लाइन है, इन दोनों की हाइट में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? नहीं कर नो सर। पाओगे। सो यू विल ऑलवेज से ओके सर दिस वैल्यू, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये वैल्यू हमारे लिए एग्जैक्टली वाई है। अंडरस्टूड और नॉट? ये वैल्यू आपके लिए क्या है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली वाई। तो अगर मैं ये वैल्यू वाई है, तो कैन आई से ये एरिया को, इस कंप्लीट एरिया को, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो हम इसको एक रेक्टेंगल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? दिस कंप्लीट एरिया, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ रेक्टेंगल एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल या हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल? वाई। What is the width of this rectangle? Dx. So can I say area of this particular rectangle is y into dx? This is the area of this element. Yes or no? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ। सर अब देखो, अगर हम ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में इस पूरे कर्व को डिवाइड कर दें, तो हर वाई डी एक्स की वैल्यू, इसका जो कर्व है इसका एरिया होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे सभी एलिमेंट्स को, मान लो अब हमने एक एलिमेंट और ले लिया, सपोज आई हैव टेकन वन मोर एलिमेंट विच इज दिस। फिर हमने एक और एलिमेंट ले लिया, मैंने कहा कि मान लो वो एलिमेंट ये है। फिर हमने एक और एलिमेंट ले लिया, मान लो वो एलिमेंट ये है। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर हमने ले लिए और अब हम इनको ऐड करते जाएं, तो अल्टीमेटली कहना है इसे, इस ग्राफ का कितना एरिया एक्स एक्सिस के साथ कवर हो रहा है वो हमको मिल जाएगा अगर हम सारे एरियाज को ऐड कर दें। कैन वी से दैट? यस और नो? बोल सकते हैं ना? तो इसका मतलब आई कैन से इट एज द समेशन of all y into dx elements is area bounded by the curve with x-axis। ये सभी एलिमेंट्स का जो सम है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहा है वो हो जाएगा। और समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन प्रोसेस इज बेसिकली व्हाट? समेशन ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट्स, मतलब बेसिकली एडिशन ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट्स। तो इसी चीज को, इन सभी एलिमेंट्स का अगर हम सम कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। सो देखो डिफरेंशिएशन कैसे, इन रिवर्स प्रोसेस कैसे है। आप डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाते थे। याद करो जब मैंने आपको फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बताया तो मैंने क्या कहा था? पार्ट को और छोटा कर लो, छोटा कर लो, छोटा कर लो। यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं? इन छोटे एलिमेंट्स को जोड़ते जा रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज इंटीग्रेशन, दैट इज समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। सो आई राइट दिस इंटीग्रेशन y dx। इंटीग्रेशन y dx का मतलब क्या हुआ? इट इज सम ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट्स है ना। और अगर हम इसको लिमिट लगा दें, लिमिट इन द सेंस, मान लो मैं इसकी एक लिमिट ऐसे डिसाइड करता हूं कि हमको सिर्फ इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक ही देखना है, हमको सिर्फ इतना एरिया चाहिए, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये जो सिचुएशन होगा, यहां पर कोई कोऑर्डिनेट आएगा ना बेटा, लेट अस से दैट कोऑर्डिनेट इज x1 डैश और ये कोऑर्डिनेट हो गया x2 डैश।
तो अगर हमको एक एरिया को रिस्ट्रिक्ट करना है या एलिमेंट्स के सम को रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम लिमिट लगा देते हैं यहां पर x1 डेस टू x2 डेस। इसका मतलब हुआ ये जो लिमिट हमने अप्लाई की, इसका मतलब है हमको सिर्फ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का ये कर्व का एरिया चाहिए है, मतलब हमको एक फिक्स एरिया चाहिए है। तो जब हम इसको फिक्स एरिया कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब अगर इंटीग्रेशन में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, दैट मींस नाउ वी आर डिफाइनिंग द बाउंड्रीज, और जब हम बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहे हैं देन वी कॉल दिस इंटीग्रेशन एज, हम इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हमने 1 और x2 के ऊपर क्या बनाया है? क्या बेटा? सर जब आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की बाउंड्रीज बनाई तो x1 के ऊपर वो क्या लगाया? सब x1 डेस, क्योंकि x1 हम पहले ले चुके हैं ना बेटा, तो हमको कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हमने x1 डेस कर दिया। या आप उस चाहो तो इसको x3 और x4 ले लो, देयर इज नो इश्यू। दैट इज जस्ट मतलब कोई डिफरेंट वैल्यू ली हमने इससे, दैट्स इट। क्योंकि x1 हम पहले ही ये मान चुके हैं, तो हम इसको भी x1 तो नहीं बोल सकते बेटा, है ना। तो कोई डिफरेंट वैल्यू ली हमने, x1 डेस और x2 डेस, और लेट अस से आप इसको x3 x4 बोल दो, या फिर आप a और b बोल दो, दैट इज अप टू यू, देयर इज नो इश्यूज विद दैट, है ना। तो वो तो एक सिर्फ एक लिमिट है कि आप इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का एरिया कैलकुलेट करो। सो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन प्रोसेस। पहला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकंड होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब हुआ वी आर नॉट बाउंडिंग द कर्व, मतलब उसके लिए कोई कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, उसमें कोई लिमिट नहीं लगी है। एंड देर इज अ डिफरेंशिएशन जहां पर हम सॉरी इंटीग्रेशन जहां पर हम लिमिट्स लगा देते हैं, मतलब हम बाउंड कर देते हैं, तो उस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो वंस अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट एज वेल एज इनडेफिनेट। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन मींस समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट, दैट इज अगर हम ग्राफ के फॉर्म में बोले तो इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है? इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? छोटे छोटे हम एलिमेंट्स को छोटे फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं और उनका रेशियो देख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है वो क्या बताता है? वो बताता है स्लोप ऑफ द कर्व। तो कर्व के रेफरेंस में अगर हम बात करें, डिफरेंशिएशन डिनोट्स स्लोप, इंटीग्रेशन डिनोट्स एरिया। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. So you want to note it down or you have noted it down already? Sir, no. हाँ, नोट करो जल्दी। Done. मतलब अब हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन इज सम ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। और अगर ग्राफिकली हम बात करें तो इन ग्राफ्स इंटीग्रेशन डिनोट्स area bounded by the graph, bounded by the graph with
एक्सिस। अच्छा बेटा, मैंने यहां पर एक्सिस स्पेसिफाई नहीं करी है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। सपोज फिर से हम एक कर्व बनाते हैं, मैंने ये y एक्सिस लिया और ये x एक्सिस लिया। तो अगर मैं कोई एक कर्व इस पर ड्रॉ करता हूं एंड दिस कर्व इज लेट अस से इज स्लाइटली लाइक दिस, तो ये जो एरिया होगा दैट इज एरिया ऑफ दिस कर्व विद x एक्सिस, ये एरिया इस एरिया को हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट दिस एरिया एज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, है ना। और मान लो अगर एरिया ऐसे लिया जाता है समवॉट लाइक दिस, तो ये जो एरिया होगा इस एरिया को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dy। तो जो ये ऑपरेटर हम ले रहे हैं वो ये ऑपरेटर हमको क्या बताता है, ये ऑपरेटर बताता है कि एरिया आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो किस एक्सिस के साथ कैलकुलेट कर रहे हो। सो इंटीग्रेशन y dx का मतलब क्या हो गया बेटा, एरिया बाउंडेड विद विच एक्सिस, कौन सी एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ। और अगर हम इंटीग्रेशन x dy लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया बाउंडेड विद y एक्सिस। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे तो बताओ इस इंटीग्रेशन y dx के लिए हम क्या लिमिट लेंगे, बताओ कहां से कहां तक की लिमिट रखेंगे। यहां पर जो लिमिट होगी वो किसकी लिमिट होगी बेटा, x की लिमिट होगी या y की लिमिट। आप बाउंडिंग किसके साथ कर रहे हो, x एक्सिस के साथ। तो यहां पर जो लिमिट भी आएगी वो किसकी लिमिट आएगी, x कोऑर्डिनेट की लिमिट आएगी। मतलब क्या आएगा बेटा, x1 टू x2। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x1 टू x2। ऑब्वियसली इस एरिया के लिए अब आप बता सकते हो क्या लिमिट आएगी, बताओ इंटीग्रेशन x dy लिखेंगे तो लिमिट क्या आएगा। अब हम एरिया किसके साथ बाउंड कर रहे हैं, y के साथ, तो हमको लिमिट भी लेनी पड़ेगी, तो वो किसके टर्म में लेनी पड़ेगी, y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। तो बताओ क्या आएगा लिमिट, y1 टू y2। तो यहां पर लिमिट आ जाएगी y1 टू y2। तो दिस इज हाउ वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट। तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एरिया अंडर द कर्व। वंस अगेन इंटीग्रेशन में अगर x का ऑपरेटर है तो एरिया विद x एक्सिस, इंटीग्रेशन में अगर y का ऑपरेटर है तो एरिया विद y एक्सिस। जिसका ऑपरेटर होगा उसी की हम लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज हाउ इंटीग्रेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट। अभी तक हमने सिर्फ प्रोसेस के बारे में समझा है और उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब समझा है। अभी हमने प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करना है उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। सो आई होप अब आपको प्रोसेस के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इंटीग्रेशन मतलब समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ग्राफ के टर्म्स में बात करें तो एरिया अंडर द कर्व। अगर ऑपरेटर x के साथ है तो एरिया किसके साथ लिया जाएगा, x एक्सिस के साथ। अगर ऑपरेटर y का है तो एरिया किसके साथ लिया जाएगा, y एक्सिस के साथ। दिस इज हाउ वी विल गो अहेड। इतना चीज क्लियर है, कोई डाउट इस प्रोसेस में, चीज में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, or else we will move ahead to the process of integration. Is there any doubt? No. चलो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन पर। सो इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। प्योर मैथमेटिक्स में अगर आप जाओगे तो इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन मैथमेटिक्स। और फिजिक्स हो चाहे
अगर हम बहुत ही एडवांस लेवल फिजिक्स पर बात करें तो ऑब्वियसली वहां पर इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जनरली हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो लगभग सब जगह पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए वहां पर हमको इंटीग्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है। ऑब्वियसली इस लाइन के बोलने का मतलब आपने समझ लिया होगा कि हम इंटीग्रेशन प्रोसेस को फिजिकली कहां अप्लाई करेंगे, जहां पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वी विल रिमेंबर दिस टर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिटेल में डिस्कशन हम आगे करेंगे, है ना। तो जब हम बात करते हैं किसी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तो वहां पर इंटीग्रेशन यूज होता है, लेकिन हमको जो अभी हमको जो फिजिक्स पढ़ना है उस फिजिक्स में हमें बहुत मिनिमम 4-5 फॉर्म, वही हमको इंटीग्रेशन प्रोसेस को बहुत आराम से समझना है, छोटे से प्रोसेस को, हमें पूरा मैथमेटिक्स नहीं समझना, हमें अभी उतना चीज समझना है जो हम अभी के लिए 11th 12th में जो पढ़ेंगे वहां पर यूटिलाइज कर सकें। कुछ और एडिशनल पॉइंट्स आएंगे, उनको हम आगे भी डिस्कस करते जाएंगे इंटीग्रेशन के, लेकिन नॉर्मल जो फॉर्मूलेज हैं वही हम बेसिक फॉर्मूलेज की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस या फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर इंटीग्रेशन में लिमिट्स को कैसे हम यूज करते हैं, प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को कैसे यूज करते हैं, वो सभी चीजें आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे जब प्योर मैथमेटिक्स, वहां पर आपको यूज में आएंगे। अभी हम बेसिक फॉर्मूलेज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ 5-6 बेसिक फॉर्मूलेज जो आप पहले से जानते हो, हाउ विल आई से आप जानते हो क्योंकि वो आपने डिफरेंशिएशन में कर चुके हो, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो आई विल से इट एज, सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1 होगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। तो ये वैल्यू क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। मतलब देखो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, पावर 1 से कम हो रही थी, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, पावर 1 से बढ़ रही है। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, यहां पर क्या हो रहा है, पावर डिवाइड हो रही है, रिवर्स प्रोसेस। और प्लस कांस्टेंट तो हमको ऐड करना ही है। तो कहीं पर भी अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n टाइप का सिचुएशन है तो वहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, आप तुरंत के तुरंत क्या लिखोगे, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx, रूट एक्स का मतलब एक्स टू पावर 1/2, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx इज इक्वल टू 1/√x का मतलब क्या हुआ, एक ऊपर लेके आओ पहले, x टू द पावर -1/2, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx, बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो, x टू द पावर -3 प्लस 1 दैट इज -2 अपॉन -3 प्लस 1 दैट इज -2 प्लस सी। और बाद में हम ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो x की पावर -2 है उसको नीचे लेकर के आएंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बिकम एज -1 अपॉन 2x² प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब कोई कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन है
तो 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx, विच इज इक्वल टू, अब बताओ क्या लिखोगे, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, मतलब ये वैल्यू कितना आ गया बेटा, x प्लस सी। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 होता था। यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, प्लस सी तो जोड़ना ही जोड़ना। तो कोई भी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लो 6 लिखा हुआ है, तो 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6x। 7 लिखा हुआ है, 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 7x। इज दैट अंडरस्टूड? तो पहला फॉर्मूला क्लियर है यस। देवियों और सज्जनों? सर हाँ बच्चा बोलो। सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का क्या होएगा? वो नहीं होगा, उसके लिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। यू आर सेइंग कि सर वो तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्स टू पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 प्लस सी, यही लिखोगे ना? और ये लिखते ही दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये नीचे तो 0 आ गया, और नीचे 0 आने का मतलब नॉट डिफाइंड हो गया। तो ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन सिचुएशन, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इट इज, आई वुड से, यहां पर आई हैव टू राइट n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो फिर गड़बड़ है ना? तो वी विल कम टू दैट। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप अभी मुझे बता सकते हो, याद करो डिफरेंशिएशन में कोई ऐसा फॉर्मूला था जिसकी वैल्यू 1/x आ रही थी? लॉग एक्स। दैट्स व्हाट। तो अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। ठीक है, तो वो हम फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट फॉर्मूले में, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज इक्वल टू, ये हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था। दिस फॉर्मूला इज a टू द पावर x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस, वहां पे क्या होता था देखो, नेचुरल लॉग ए से मल्टीप्लाई होता था, ए टू द पावर एक्स नेचुरल लॉग ए होता था डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, बताओ क्या होना चाहिए? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e टू द पावर x, तो फिर इंटीग्रेशन भी क्या होगा, सेम, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा था। प्लस सी, सी को मत भूलो, सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। F4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, अभी अभी पूछा था क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। F5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस सी। F6, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू क्या होगा, साइन x प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूलेज हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, है तो बहुत सारे इंटीग्रेशन, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूलेज के बेसिस पे हमको चलना है। इसके अलावा देयर आर सम सर्टेन रूल्स आल्सो। रूल नंबर 1,
अगर हम कहें कि लेट अस से इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू, मतलब किसी भी फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उस कांस्टेंट को बाहर खींच लेंगे और जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना। सेकेंड थिंग, रूल नंबर 2, अगर बात किया जाए तो एक रूल हमने पढ़ा था, इफ यू वुड हैव रिमेंबर, ax प्लस बी फॉर्म, कुछ याद है? चेन रूल के बाद मैंने आपको बताया था ax प्लस बी रूल। तो उसमें हम क्या करते थे, हम उसको x की तरह ट्रीट करके डिफरेंशिएट कर देते थे और x के कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर देते थे। दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी उसी तरीके से इसको यूज करेंगे। सो आई विल से इट इज rule number 2 is, if integration of fx dx is equal to g of x plus c, then integration of f of ax plus b dx is equal to g of ax plus b plus c इंटू 1/, वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर देखो अगर fx का इंटीग्रेशन gx है तो f ax प्लस b का जो इंटीग्रेशन होगा वो जैसे हम इंटीग्रेट कर रहे थे पहले वैसे ही अभी भी ये कर देंगे। ओनली थिंग इज दैट जो x का कोफिशिएंट था जिससे हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं आपसे कहूं 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करो, तो सपोज आई आस्क यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3 dx, तो आप क्या लिखोगे भाई, ये 1/x की तरह ही है कि नहीं है? तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम लिखेंगे इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, तो हम यहां पे लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c। लेकिन अभी एक काम बाकी रह गया है, क्या, कि जो x का कोफिशिएंट है उससे हमको क्या करना है, उससे हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाई या इनटू 1/2, दैट इज सेम। तो दिस इज द सेकेंड रूल एंड देयर इज सिंपलर रूल, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो वो तो यहां पर भी एप्लीकेबल होता है कि अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x dx is equal to integration of f1x dx plus integration of f2x dx। मतलब कि अगर दो फंक्शन एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो जुड़े हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दीज 3 बेसिक रूल्स वी हैव टू फॉलो when we are following the integration process, और इसी चीज को हमें आगे इंप्लीमेंट करना है। सो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो बेसिकली इंटीग्रेशन प्रोसेस को हमको कैसे डील करना है और बेसिक इंटीग्रेशन की हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट थिंग इनटू द प्रॉब्लम, है ना। तो वंस अगेन दैट क्लास इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज वहां पे आपको फिजिक्स का बेसिक फील समझ में आएगा कि कोई भी सिचुएशन दी है तो उसको हम कैसे फिजिक्स की प्रॉब्लम में कैसे इंटीग्रेशन को यूज में लेकर के आएंगे। ठीक है, टिल देन तब तक के लिए गुड लक, अच्छे से रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। Thank you. Thank you.